जेल में रखने के बाद खाड़ी के देश कतर ने इन 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुना दी है। हैरत इस पर है कि मामला क्या है, आरोप क्या है, किसी को कुछ पता नहीं। 8 अपनी सफाई भी दे पाए या नहीं, ये भी नहीं पता। सब कुछ एक तरफा है। 8 भारतीय कतर की एक कंपनी में काम करते थे। कंपनी कतर की नेवी के लिए काम करती थी। कतर के कुछ मीडिया हाउस छाप रहे हैं कि 8 को इजराइल के लिए जासूसी के जुर्म में फांसी सुनाई गई है, लेकिन कतर सरकार का मुंह बंद है। उसने भारत सरकार को भी कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। यह भी समझ से परे है कि अगर कोई गुनाह हुआ भी है तो उसमें यह कैसे मुमकिन है कि कर्मचारियों को सजा हो जाए और कंपनी का मालिक छोड़ दिया जाए। भारत सरकार डिप्लोमेटिक और लीगल चैनल से 8 की रिहाई में लगी हुई है। विपक्ष भी कर रहा है, विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि जो कुछ करना पड़े करें और 8 लोगों को सुरक्षित लाएं। इस बीच सबसे अहम सवाल यह है कि कतर भारत के साथ ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि 3 तस्वीरें इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये कतर एयरफोर्स के मेजर जनरल मोहम्मद अहमद अल मनाई और पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद अहमद खान नियाजी की जून 2022 की तस्वीर है, यानी जब 8 भारतीयों को गिरफ्तार करने की खबर भारत को मिली उससे ठीक 2 महीने पहले की। दूसरी तस्वीर मार्च 2023 की है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरों की कतर के बड़े अफसरों से मुलाकात की तस्वीर है। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि इन सब के पीछे कहीं पाकिस्तानी दिमाग तो नहीं है? पाकिस्तान और कतर का याराना किसी से छिपा नहीं है। कतर में पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो पाकिस्तान ने अपने 4,500 सैनिक वहां सिक्योरिटी गार्ड बनाकर भेजे थे। वो तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। युद्धपोत भी भेजा था पाकिस्तान ने। और कतर की इस चाल में हमास के होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भूलना नहीं चाहिए कि हमास कतर के दोहा से ही ऑपरेट करता है। उसकी पॉलिटिकल चीफ इस्माइल वहीं रहता है। इजराइल हमास की लड़ाई में भारत खुलकर इजराइल के साथ है तो कतर खुलकर हमास का साथ दे रहा है। तो कहीं 8 भारतीयों को सजाए मौत सुनाने के पीछे कतर की भारत से इजराइल वाली ब्लैकमेलिंग तो नहीं है। आर्टिकल 370 जैसे उदाहरण हैं जिनमें कतर पाकिस्तान या टर्की की बातों में आकर एंटी इंडिया स्टैंड लेता रहा है और इसीलिए इस बार भी पाकिस्तानी दिमाग तो काम नहीं कर रहा है। सारी आशंकाओं को परखेंगे और ये भी जानेंगे कि 8 भारतीयों को छुड़ाकर वापस भारत लाने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं, क्या क्या रास्ते हैं। आज तक ना इस मुल्क को मालूम है, ना उनके परिवारों को मालूम है, ना इस देश को मालूम है कि उनके खिलाफ मुकदमा क्या है, उनके ऊपर आरोप क्या है। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं। आप नहीं ला सके उनको। हमारे फॉरेन पॉलिसी का असर नहीं है, प्रभाव नहीं है, वरना छोटा सा कतर देश इस तरह की हिम्मत कर ले। इस प्रकार से कतार आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को मदद कर रहा है और भारत के साथ अभी इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है कि उन्होंने पकड़ लिया, हमारे डेथ सेंटेंस दे दिया, फिर भारत की सरकार को प्रेशर डाल के अपनी कुछ बातचीत मनवाने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी सरकार और मिलिट्री ने साफ तौर पे कहा है कि वो फैमिलीज़ के साथ कांटेक्ट में है, उनको हर प्रकार की लीगल एड देंगे ताकि इनको वापस हिंदुस्तान लाया जा सके। क्यों ये हुआ, कितनी पैरवी हुई, सरकार की तरफ से क्या होना था, क्या हुआ है, वो जब सरकार बचाएंगे तभी पता चलेगा। भारत सरकार इसकी चिंता कर रही है और भारत सरकार कतार की सरकार से भी और बाकी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसके माध्यम से इसकी चिंता करेगी। पूरा ताकत से मैं कह सकती हूँ कि ये तालमेल बातचीत करके इनको लाने की जिम्मेदारी हम पे है। तो
मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है और ये चर्चा आज बहुत अहम होने वाली है। और ये चर्चा इसलिए क्योंकि 8 भारतीयों को सजाए मौत कतर में सुना दी गई है। उन 8 भारतीयों को बचाना है। और क्या कतर भारत से कोई दुश्मनी निकाल रहा है या ये सारा खेल पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है? सुशील पंडित राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सुशील जी आपका। दीपक वोरा पूर्व राजनयिक है, आपका भी दीपक जी बहुत बहुत स्वागत। AK सिवाज साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी धन्यवाद, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। इरशाद अहमद साहब नेता हैं PML के, वो भी हमसे जुड़ेंगे। राजा काशिफ विश्लेषक है पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ हैं। हैदर हयात साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हैदर साहब। डॉक्टर आदिश अग्रवाल जो कि प्रेसिडेंट है ICJ। हुमायूं चट्टा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। तो एक लंबा चौड़ा पैनल आज मेरे साथ मौजूद है और वे पैनल इसलिए मेरे साथ मौजूद है क्योंकि 8 भारतीयों की जिंदगी का सवाल है। क्या उनको सही सजा मिली है या फिर कतर किसी और के हाथों में खेल रहा है? तो मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी दीपक वोरा का, पूर्व राजनयिक है। दीपक जी, ऐसे कई मामले जब आप रहे होंगे पावर में तो आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि इस तरीके से कतर 8 भारतीयों को सजा सुना देता है, अब भारत को क्या करना चाहिए? और भारत जो पिछले 1 साल से कोशिशें कर रहा था वो आखिर क्यों नाकाम हुई? क्या कतर के पीछे कोई और खड़ा हुआ है या ये सिर्फ और सिर्फ कतर है? आभारी हूं मैम कि आप मुझे बुलाती हैं। आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगता है और आपका प्रोग्राम तो सर्वश्रेष्ठ है विश्व में एंड यू आर एन आउटस्टैंडिंग एंकर। साथ में जो बाकी विशेषज्ञ हैं उनसे हमेशा मुझे सीखने का मौका मिलता है। आपने प्रश्न उठाया है कि ये क्यों किया है कतर ने। मैंने कई बार अपनी जिंदगी में, अपनी डिप्लोमेटिक करियर में ऐसे हादसे देखे हैं जहां पे हमारे लोगों को सेंटेंसिंग हो जाती है, जेल में डाल दिया जाता है अंडर ट्रायल। तो मैम इसमें 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में हम कॉन्सुलर एक्सेस मांगते हैं। कोई भी भारतवासी दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर तकलीफ में हो, जेल में हो, तो हमारा एम्बेसी का, हाई कमीशन का एक व्यक्ति वहां जाके पूछता है कि भाई तुझे कोई मारपीट तो नहीं रहे, तुझे खाना ठीक तरह से मिल रहा है और कोई समस्या है? हम छुड़वा नहीं सकते लेकिन हम कॉन्सुलर सपोर्ट उसको देखते हैं। दूसरे लेवल पे फिर हम देखते हैं कि लीगल एक्शन क्या लिया जा सकता है और हमारे जो दूतावास हैं हम सब के पास लॉयर्स होते हैं हमारे पैनल पे। तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस केस को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरे लेवल पे फिर हम पॉलिटिकल नेगोशिएशन करते हैं। मैंने किया है, मैंने जहां जहां राजदूत रहा हूं, सब जगह नहीं, कुछ जगह में हमारे लोग जेल में थे, मुझे लगा कि ये जो चार्जेस हैं इनके ऊपर ये गलत हैं। फिर हमने बातचीत की वहां की सरकार से, उन्हें छुड़वा दिया गया। मैम कतार ये क्यों कर रहा है? अगर आपका इशारा है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो इसके पीछे, उसके पास इतनी ताकत नहीं, वो तो नंगा है, वो तो भिखमंगा है, उसके पास ये ताकत नहीं है कि कुछ जाके गए। कतार तो बहुत अमीर है। कतार एक खेल खेल रहा है, अंग्रेजी में कहते हैं पंचिंग अबव योर वेट, यानी जितनी आपकी ताकत नहीं है आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं। 2014-2017 में आपको याद होगा कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कतार को बर्खास्त कर दिया था और उस समय एयर स्पेस भी बंद कर दी थी और कतार की बड़ी बुरी हालत थी। फिर हमसे उसने खाद्य पदार्थ मांगे तो फिर ईरानियन एयर स्पेस के थ्रू वो सामान गया और $100 मिलियन उन्होंने ईरान को दिए थे। ईरान पॉकेट में तो कुछ करता नहीं, उसकी अपनी हालत खराब है, लिया था। तो कतार फिर वापस आ गया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, बोला कि अब मैं मुस्लिम ब्रदरहुड को प्रोत्साहित नहीं करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैम मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय कूटनीति को समझता हूं। ये जो लड़कों, जिस बच्चों को, हमारे ऑफिसर्स को सजा हुई है मैम, सजाए मौत, ये फर्स्ट कोर्ट में है, फिर सेकंड कोर्ट में जाएगा, उसके बाद कॉन्फर्मेशन के लिए जाएगा। फिर हम लोग बातचीत ये करेंगे एट द डिप्लोमेटिक लेवल और फाइनली एट द पॉलिटिकल लेवल। मेरा पूरा मानना है कि कतार जो कुछ कर रहा है वो दिखाने के लिए कह रहा है कि हमारा इंडिपेंडेंट सिस्टम है। जब वहां पे वर्ल्ड कप भी हुआ था उसकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन कतार में ये दम नहीं है कि वो हमको नाराज तो मतलब दीपक वोरा यहाँ पर, और जो परिवार है उनको बता दूं, वी विल ब्रिंग योर चिल्ड्रन बैक। भारत अपनी संतान को वापस लेके आएगा। बिल्कुल 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआ है इन 8 भारतीयों के साथ। AK सिवाज साहब रक्षा विशेषज्ञ, सिवाज साहब हम सब जानते हैं कि कतर इस समय अपने को डिफेंस में बहुत मजबूत करने में जुटा हुआ है। तमाम दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं वो इस समय कतर की धरती पर मौजूद है। ऐसे में 8 भारतीयों के ऊपर इस तरीके का आरोप लगना क्या कहता है आपका अनुभव? देखो शोभना, मैं तो बहुत ही सरप्राइज हूं कि जिस प्रकार से ये जो 8 अफसर थे, जिसके अंदर 3 कैप्टन, 4 कमांडर और 1 जो सेलर था,
वो अपनी एक प्रकार से ड्यूटी कर रहे थे कि स्पेशली वो ट्रेन कर रहे थे कतार की नेवल ऑफिसर्स को, नेवल पर्सनल को, और ये इसमें काबिल थे। ये हायर किए गए थे कंपनी से, जो कंपनी का ओनर है वो भी एक रिटायर्ड जो कतार का ऑफिसर था। तो इनको जो पकड़ा जाना, मुझे नहीं लगता ये कि नॉर्मल पकड़ा जाना था, क्योंकि आप देखें जो इनका मालिक था उसका फर्म का, उसको इन्होंने छोड़ दिया 7-8 महीने में, इनको रखा गया। और ये मुझे लगता है कि इसके अंदर जो यूं तो वोरा साहब कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं, पर मुझे लगता है ये आईएसआई का इम्प्रिंट है। आईएसआई ने प्रेशराइज किया है कतार को, इसलिए उसने क्या नहीं। दूसरा मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि एक तो ये, और दूसरा ये कि अब जब बात रिजॉल्व होने वाली थी कि उनको अलग अलग की बजाय 2-2 साथ रखा गया था, ये इमीडिएटली डेथ सेंटेंस क्यों दिया? मुझे लगता है इसके अंदर भी यही है कि जिस प्रकार से भारत ने एक प्रकार से इजराइल का साथ दिया टेररिज्म के अगेंस्ट, नहीं, और जाहिर सी बात है सिराज साहब, यहाँ ये भी समझने की बात है कि भाई 8 अपराधी और 8 की जो सजा का जो पैमाना है वो क्या एकदम बराबर है कि 8 के 8 को आपने मौत की सजा दे दी? मेरे साथ डॉक्टर अदीश सी अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के, चेयरमैन है ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के। अदीश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस समय कतर के केस को कितना कमजोर आप देख रहे हैं, और अगर मैं कानूनी पहलुओं की बात करूं तो क्या लगता है इसमें अब भारत को क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का भी विकल्प तलाशना होगा, या इसमें अभी विलंब है? अभी मेरे हिसाब से जो एक्यूज्ड है हमारे 8, उनको जो कोर्ट ऑफ अपील है 15 दिन के अंदर उनको उसी देश में, कतर में कोर्ट ऑफ अपील में फाइल करना चाहिए। ठीक है। परंतु वहाँ ये सरिया लो है, ये हिंदुस्तान की तरह से टाइम लगने का नहीं है। वहाँ बड़ा स्पीड से काम और जो सोच लेते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट एक जुडिशियल सिस्टम है उस तरीके का नहीं है। ठीक है। वहाँ पर सीक्रेटली ये प्रोसीडिंग होल्ड करी गई है, उसके अपील करनी चाहिए, और उसके बाद कोर्ट ऑफ सेसेशन है जो अपील फाइनल कोर्ट होती है, सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके बाद उसमें अपील करनी चाहिए। भारत सरकार जब तक कन्विक्शन नहीं हो रही थी उससे पहले भारत सरकार वहां का पॉलिटिकल लीडर से, वहां के राजघराने से बात करने के लिए एंटाइटल नहीं थी, क्योंकि जब तो ट्रायल चल रहा था, ट्रायल में छुट भी सकते थे, नहीं छुट सकते थे। जब ये कंफर्म हो गया कि वो कन्विक्ट कर दिए हैं तो उस सिचुएशन में अब भारत सरकार जो है गवर्नमेंट से वहां से बात कर सकती है। और भारत सरकार अगर बात करेगी, और ये करेगी हर हालत में, और जगह जहां से हमारे जो ये 8 आदमी हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो हिंदुस्तान में वापसी आएंगे। लेकिन अग्रवाल साहब, मुझे आप ये समझाइए आसान शब्दों में कि कतर जो है वो भारत सरकार के सामने कोई भी सबूत नहीं रख रहा है। सबूत मतलब कि कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि भाई आरोप क्या है, क्या कुछ मिला है इनके पास से, किस आधार पर एकदम एक्सट्रीम सजा, भाई सजाए मौत जो है वो तो सबसे बड़ी सजा है, तो वो क्यों दी जा रही है? तो इसमें अगर मैं कानूनी पहलू समझूं तो क्या कतर का केस कमजोर है? केस ये इनका प्रोसीजर वो सरकार को अब उनको जब कन्विक्शन हो गई है, अब उनको उसका कन्विक्शन का ऑर्डर भारत सरकार का जो हमारे एम्बेसी है उसको उन्हें देना चाहिए, और भारत सरकार उनको देखकर पढ़कर और उनको रिप्रेजेंट कर सकती है कि आपने ये गलत डिसीजन, जो एक्यूज्ड है जो हमारे 8 ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर, वो तो इंडिविजुअली अपनी अपील डालें, और वो भी एक मर्सी पेटिशन डालें, क्योंकि हमको इस चीज पे रहे कि हम कानूनी लड़ाई लड़के, क्योंकि उन्हीं की कोर्ट से रिलीफ मिलने के चांसेस नहीं है। ये इंडिया जैसी इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है कि जहां पर लोअर कोर्ट के ऑर्डर को अपीलेट कोर्ट जो है चेंज कर दे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर भारत सरकार वो मर्सी पेटिशन के झूठे केस में फंसाया गया और हमारे को छोड़ा जाए, और वो तो वहां के नेवल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, सुशील पंडित का मैं रुख कर लेती हूँ। सुशील पंडित, इसी पूरे मामले में जो कंपनी का मालिक है जो कि ओमान का रहने वाला है उसको छोड़ दिया साहब आपने, और जो काम करने वाले लोग हैं उन 8 भारतीयों को आपने सजाए मौत दे दी, तो क्या माना जाए कि इन 8 अधिकारियों को, पूर्व जो ऑफिसर्स हैं, उनको भारतीय होने की सजा मिल रही है कतर में, कतर की धरती पर? शोभना जी, कतर से हम क्या अपेक्षा करते हैं?
कतर एक राजघराने द्वारा चलाया गया छोटा सा देश है, न वहां लोकतंत्र है, न वहां की कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी है, न वो सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़ती है, और वो निष्पक्ष तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वहां पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा जो प्रपंच है वो एक हठ पर, एक अपनी विम पर, एक जिद पर या किसी भी तरह की पिनक पर चलता है। इसीलिए उन्होंने ना तो अब तक ये बताया कि इन पर आरोप क्या है। जो भी कुछ हमको पढ़ने सुनने में मिल रहा है ये अखबारों में छपा हुआ मिल रहा है। हमें आरोप पत्र, वहां के जजमेंट्स, उसके डिटेल्स, उसके पूरे मुकदमे की तफसील नहीं पता चली है। जो कतर के अखबारों में छपा है, जो अन्य अखबारों में छपा है, हमको वो सुनने पढ़ने को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल भी पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है और निष्पक्ष तो कतई नहीं है। तो इसलिए इस सब को विभिन्न संदर्भों में समझने की जरूरत है। हम अटकलें लगा सकते हैं कि भारत को एक हिंदू बहुल देश होने की सजा मिल रही है इस मुस्लिम उन्माद के समय में, या भारत को इजराइल के पक्ष में खड़ा होने की सजा मिल रही है, या ये वही कतर है जिसने नुपुर शर्मा के ऊपर आपत्ति जताई थी और ये बिना जाने के भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ खुली बहस पुराना हो चुका है। मुझे लगता है वो मामला बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और भारत खुलकर इजराइल के समर्थन में सामने आया है, हालांकि फिलिस्तीनी नागरिकों के भी समर्थन में भारत आया है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसीलिए मेरे साथ पाकिस्तान से भी कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं। जी जी सुशील। नहीं शोभना जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा। उस समय जिस तरह भारत कतर की घुड़की में आ गया था और उनको समझाए बिना हमने अपने यहां उनके जैसे वो चाहते थे वैसा कर दिया था, आज उनको लगता है कि वो फिर से अपनी बात मनवा लेंगे किसी ना किसी इस तरह की घुड़की से। ठीक है। तो हमने जो नजीर उनके सामने रखी, जो उदाहरण उनके सामने रखा, आज उसी बल पर ये उछल रहे हैं। ठीक है, राजा काशिफ मेरे साथ विश्लेषक जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। काशिफ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से 8 भारतीयों को एक ऐसे मामले में सजाए मौत सुना दी गई है जो मामला भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कतर सरकार के द्वारा रखा नहीं जा रहा है सामने, लेकिन इस गिरफ्तारी से ठीक पहले पाकिस्तान के नेवी चीफ की और कतर के अधिकारियों की अगर मुलाकात होती है और आरोप अगर भारत ये कहता है कि इसमें शायद ISIS का हाथ हो सकता है, हालांकि अभी कोई हमारे पास सबूत नहीं है, तो क्या इस आरोप में आपको लगता है कि दम हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान, चाहे सरबजीत का मामला हो, चाहे पुराने कई अनुभव रहे हो, पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करता रहता है, साजिश रचता रहता है भारत के खिलाफ। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके साथ पहला प्रोग्राम है तो बड़ी खुशी हुई। और देखिए, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान का अगर कोई किरदार होता और वो भारतीयों को, अपने पड़ोसियों को सरेआम जलील करना चाहता या उनको तंग करना चाहता तो कलभूषण हमारे पास है, अब तक उसको फांसी हो चुकी होती। लेकिन आप सोचे पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान एक बड़ा कंट्री है, रिस्पॉन्सिबल एक मुल्क है, एक ऐसा देश है जिसकी मिसालें दी जा सकती हैं। देखिए, वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है ना मामला, वो आप इसलिए नहीं कर पाए, ये भी तो सच है ना इरशाद साहब। सर देखिए, ये कलभूषण पकड़ा गया बलूचिस्तान में। आप रोजाना हिंदुस्तान इंटरफेरेंस करता है। आपको नहीं पता, आपने मुक्ति बाहिनी जब बनाई तो वही ब्रिगेडियर शाह था जो बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार में आपके गले पड़ गया और आपने उसके टोटे टोटे कर दिए। आपको याद होगा 6 जून 1984 को आपके लिए अजाब बना। तो अभी भी जो आप ये चीजें कर रहे हैं ये भारत के गले पड़ेंगी सारी। और देखें, कनाडा में आपके साथ मसला हो रहा है, कतर में आपके साथ मसला हो रहा है, कलभूषण पाकिस्तान में आपका पकड़ा हुआ है और भारत तो आतंकवाद का गढ़ बन गया है। ताकतवर जब किसी भी देश की ताकत बढ़ती है ना तो 100 ऐसे चिरकुट टाइप के दुश्मन पैदा हो ही जाते हैं। जो कतर में हो रहा है या जो कनाडा का आपने उदाहरण दिया, ये आप भी भली बात ही जानते हैं भारत किस तरीके की ताकत है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी किस तरह से आप देखते हैं कि उनको सम्मान देते हैं हमारे प्रधानमंत्री को। तो ये तो बौखलाहट है। कनाडा में क्या हो रहा है वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से हो रहा है, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप आतंकवाद को पालते हैं ऐसे कनाडा पालता है। लेकिन प्रणय उपाध्याय मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, आपने सुना होगा इरशाद साहब को, उनके जो आरोप है, क्या कहेंगे आप?
देखिए उनके आरोप नहीं है, वो इतिहास में से अपनी सुविधा के अनुसार चीजें निकाल के लेके आ रहे हैं। 1971 के अंदर मुक्ति वाहिनी के साथ में बांग्लादेश का जो पूरा आंदोलन है वो क्यों शुरू हुआ था, वो पाकिस्तान का इतिहास अपने आप में उसका गवाह है, और कैसे पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया उसकी तस्वीरें दुनिया को दिखाने की या याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन तस्वीरों की बात की जाए, कतर वो जगह है जहां पर तालिबान के साथ में समझौता हुआ, और समझौते के अंदर पाकिस्तान की क्या भूमिका थी। पाकिस्तान के फॉर्मर ISI चीफ जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, हालांकि इस समय पाकिस्तान के मौजूदा निजाम में वो बड़ा पर्सोना नॉन ग्राटा है, लेकिन फिलहाल उस समय की अगर बात की जाए तो फैज हमीद उस समय बड़े सक्रिय थे। कतर वो जगह है इसके बाद जहां फीफा वर्ल्ड कप की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने अपने दस्तों को भेजा था। फीफा वो जगह है जिसके साथ में उसके रेगुलर डिफेंस रिलेशन है। तो इसलिए ये जो तमाम चीजें हैं, जो चीज कुलभूषण जाधव का उन्होंने जिक्र किया, यही तो बात है कि कुलभूषण जाधव जैसा ही केस यहाँ पर बिल्डअप करने की क्यों कोशिश हो रही है, क्यों ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है, अगर कोई सबूत होता तो वो सबूत सामने आ जाता, लेकिन अभी तो सबूत सामने नहीं रखा। बिल्कुल राजा काशिफ साहब, कुलभूषण जैसा ही मामला क्या अब कतर में पैदा करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि नियत तो आपकी इसी से पता चल जाती है कतर की कि साहब आप पूरा मामला ही नहीं बता रहे, और अब ये जो पाकिस्तान के अधिकारी मिल रहे हैं उसको कैसे समझा जाए? क्या एक बार फिर आपका देश भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगा हुआ है? क्या इसको ऐसे समझना चाहिए? देखिए, अगर हम ऐसा कर रहे होते तो आपको क्या ख्याल लगता है कि हम ऐसा करेंगे? हमने तो देखे कुलभूषण को भी संभाल के रखा हुआ है, और बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कितनी ज्यादती भारत कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वजह से देखें, अरे देखें रखा हुआ है ना, देखें कितने प्रेम से रखा हुआ है, कितनी इज्जत एहतराम से रखा हुआ है। तो कतर में हमने करना होता तो हम इसके साथ करते, हमने तो कुछ नहीं किया। तो इसका आतंकवाद तो करता ही भारत है। आप देखेंगे हर जगह आपके नेवी के लोग निकलते हैं। अब तो भारतीय नेवी को डूब मरना चाहिए पानी में, चुल्लू भर तो नहीं, बहुत पूरा दरिया है, समंदर है। साहब क्या कर रहे हैं आप? हर जगह आपसे अपना देश समझ नहीं रहा है, और हमें क्या करना चाहिए और कहां डूब मरना चाहिए? आतंकवाद को आप अपनी आस्तीन में पालिए, ठीक है? दूसरे देशों में आतंकवादी आप इन्फिल्ट्रेट करवाइए। अपनी इकोनॉमी जो है वो आपकी इन्हीं आतंकवादियों के पालन पोषण में ध्वस्त हो चुकी है। बलूचिस्तान में लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, और डूब मरना हमारी नेवी को चाहिए। गजब है साहब, प्रणाम है आपको सर। अच्छा, नहीं, मैं आपको मजीद भी बताऊं। आप देखें कि भूखा इस वक्त कौन है, भूखी हालत इस वक्त किसकी है? भारत का तो ये हाल है कि आपके एक फोरम है, एक चांकिया फोरम, आप उसमें देखें जाके, एक मेजर आपके रिटायर, वहां पे तो वो डोनेशन मांग रहे हैं लोगों से, उनकी वेबसाइट पे आप लोग इस तरह की बातें करते हैं, यूट्यूब चैनल है, आपने देखा ना कि चंद्रमा पर हम कहां पहुंच गए, भारत कहां पहुंच चुका है। आपने देखा ना G20 का किस तरीके से यहां पर आयोजन किया गया, किस तरह से तमाम दुनिया की ताकतें जो हैं वो गांधी जी को नमन करने के लिए राजघाट पहुंची, और आप पता नहीं कौन सी दुनिया में। खैर, मैं हुमायूं चट्टा साहब आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो पूरा मामला है इसको बतौर पत्रकार आप कैसे देख रहे हैं? अगर एक देश पूरा मामला भी नहीं बताता है आपको और आपके नागरिकों को सजाए मौत दे देता है, तो इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए आपके नजरिए से? देखिए, मैं वैसे तो लॉयर हूँ, बैरिस्टर हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मैं उस नजरिए से या उसकी प्रोस्पेक्ट में ही चीजों को आपके साथ डिस्कस करूंगा। मुझे ये लगता है कि भारत को पहले तो इंट्रोस्पेक्शन इसमें करनी चाहिए कि मामला है क्या। जब तक पूरी डिटेल सामने नहीं आएंगी तो इस पे तो राय देना बड़ा मुश्किल काम है। अगर तो आपके जो नेवी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने कतर के कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर कतर या जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसके मुताबिक उनकी जो सजा बनती है नेवी ऑफिसर्स की वो नहीं मिलनी चाहिए। और अगर हुमायूं साहब, आपने कहा कि आप वकील हैं, क्या आपको लगता है कि एक अपराध में अगर 8 लोग शामिल हैं या 10 लोग शामिल हैं तो उसमें उस कंपनी के मालिक का कोई अपराध नहीं है? जो 8 लोग हैं इनका बिल्कुल समान अपराध है और सबको सजाए मौत मिलनी चाहिए, यानी ए ने जो काम किया वही जी ने भी किया। क्या इस बात को आप मानते हैं? कानून के ज्ञाता हैं आप, कानून का ज्ञान रखते हैं? सजा में तो पैमाना होता है ना, किसने कितना अपराध किया उस हिसाब से सजा। देखिए, जब तक पूरी तफसीलात मुकदमे की सामने नहीं आती तो इस पे राय देना बहुत मुश्किल है। ये तो यहाँ तो कतर वाले जानते हैं या आपकी इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो जानते होंगे कि उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे। वैसे अमूमन
जो एक राय पाई जाती है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का जो लीगल सिस्टम है उसके बारे में कि ये बड़ी सख्ती के साथ अपने सिटीजन या किसी और मुल्क के भी सिटीजन हो उनके साथ बड़ी सख्ती से निपटते हैं। पाकिस्तान को भी कई दफा मुझे कुछ केसेस का पता है, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर पाकिस्तान के भी लोग जो खिलाफ वर्जियां कानून की उनके करते हैं तो उन्हें फिर कानून का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि इंडिया, पहली बात तो ये है कि इस केस को पहले तो देखना चाहिए कि इस केस में है क्या, इसकी डिटेल्स क्या हैं, उसके बाद इसके बारे में कोई राय। बिल्कुल ठीक है। दीपक वोरा का मैं अब रुख करना चाहूंगी। दीपक जी, जैसा कि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, अब पूरा आपने समझाया कि किस तरीके से भारत सरकार अब आगे बढ़ेगी। जिस लोअर कोर्ट ने अभी सजाए मौत सुनाई है, अब उसकी अपील होगी और उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा और तभी सरकारें इन्वॉल्व होंगी। लेकिन एक साल से क्योंकि इस पूरे मसले को फॉलो किया जा रहा है, संसद में ये सवाल उठा है, तो अब विकल्प की अगर हम बात करें तो इसको क्या, किन विकल्पों पे अब भारत आगे काम करेगा? आपने अभी संसद की बात की, वहां के कुछ लोगों ने कहा है कि भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, और जिन लोगों ने ये प्रश्न उठाया उनमें से नाम तो मैं नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगी, मेरे भूतपूर्व मंत्री थे विदेश मंत्रालय में, उनको मालूम है जब मैं राजदूत था कुछ देशों में ऐसे केस हुए थे, ऐसे किस्से हुए थे। हमने हर चीज़ की, हमने लीगल एक्शन लिया, हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पोजीशन एक ली, उनसे बातचीत की, और फिर पॉलिटिकल लेवल जो आखिरी होता है उस पर बातचीत होगी। मेरा ये यकीन है मैम, इस समय तो हम लीगल इशू के पहले स्टेज पर हैं, फिर हमारे वकील लोग पता करेंगे, उनको बताया जाएगा कि इसलिए सजाए मौत दी गई है, केसेस क्या है, चार्ज क्या है, उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील्स में जाएगा, उसके बाद जो भी उनकी सुप्रीम कोर्ट है। साथ साथ हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स रखेंगे कि भाई हम तो हम दोस्त हैं, हमारे मुल्कों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। 2017 में जब आपके पास खाना नहीं था, कुछ नहीं था, और ईरानियन एयर स्पेस खुली थी, $100 मिलियन आपने उसके लिए दिए थे, हमने आपको अनाज भेजा था, भोजन भेजा, तो ये चीजें बताई जाती हैं। गुडविल होता है, उसको हम जो है एनकैश करते हैं। और फिर अगर और कुछ ना हो तो फिर प्राइम मिनिस्टर और कतार के जो हेड हैं उनके बीच में मुझे लगता है आप ये बताइए, मुझे छोटी सी जानकारी दीपक जी आपसे ये चाहिए कि जब ये पूरा मामला कोर्ट में होगा तो क्या एमईए इसमें इन्वॉल्व हुआ होगा? क्या एमईए ऐसे मामलों में कतर सरकार से बात कर रहा होगा, या जब तक लीगल एक्टिविटीज जो पूरी नहीं हो जाती है तब तक सरकारें इन्वॉल्व नहीं होती हैं? ये छोटा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हम लोग अपनी तरफ से लॉयर्स को हायर करते हैं, नॉर्मली वो रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ साथ हम विदेश मंत्रालय, वहां के विदेश मंत्रालय से संपर्क रखते हैं कि भाई हमारे लोग वहां पर हैं, उनका केस चल रहा है। वो हमें हमेशा यही बताते हैं, जैसे हम बताते हैं, नतीजा आ जाए, परिणाम आ जाए, फिर नेक्स्ट स्टेज पे हम देखेंगे क्या करना। ये बड़ा नॉर्मल है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है सुशील पंडित, मैं आपका रुख करूंगी। 8 लाख हिंदुस्तानी कतर की जमीन पर मौजूद है, वहां की अर्थव्यवस्था में अपना हाथ बटा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके परिवार वहां पर मौजूद है, उनके बच्चे वहां पर स्कूली शिक्षा ले रहे हैं। ऐसे में इन 8 भारतीयों के खिलाफ इस तरीके का कड़ा रुख अपनाना कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया इन भारतीयों ने? जासूसी का आरोप इनके ऊपर लग रहा है, वहां के कानून को कैसे समझा जाए? शोभना जी, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि कतर में लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है। बिल्कुल। और राजशाही भी एक अपने मिजाज की राजशाही है। राजशाही में जो राज है उसी का कानून होता है, जो उसका हट है, जो उसकी पिनक है, जो उसकी कोई भी सनक है, उसी का कानून होता है। हम लोग सिर्फ वहां 8 लाख नहीं है, 8 लाख होते हुए हम वहां की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग हैं। हम वहां का प्रचंड बहुमत हैं। हम उस देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, उस देश की पूरी व्यवस्था को हम लोग धो रहे हैं। वहां हम लोगों ने कतर में फुटबॉल के स्टेडियम बन जाएं, इसके लिए हमारे मजदूरों ने जाने दी हैं, वहां खटे हैं जानवरों की तरह। तो ये सिर्फ कतर नहीं, पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में भारतीय मूल के लोगों ने अपने खून पसीने से वहां पर इमारतें खड़ी की हैं, वहां की अर्थव्यवस्था खड़ी की है, वहां अपने कौशल का योगदान दिया है। लेकिन ऐसा होते हुए भी अगर उनकी तंग नजरी में हमें देखा जाए तो हम एक काफिर मुल्क हैं, हम एक हिंदू मुल्क हैं। और आज हम जिस आत्मविश्वास के साथ इजराइल के साथ खड़े हैं और हमास की आलोचना कर रहे हैं, जिहाद की आलोचना कर रहे हैं, खुद अपना बचाव कर रहे हैं, तो इसकी कीमत हमसे वसूली जाती है। ठीक है।
इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आप अभी मैं सुन रहा था दीपक जी को, ऐसे मुल्कों से आप एहसान फरामोशी के अलावा और कुछ अपेक्षा नहीं रख सकते। हमने जिंदगी फिलिस्तीन का साथ दिया है, फिलिस्तीन ने कश्मीर पे हमारा साथ नहीं दिया है। बिल्कुल ठीक। तो हम लोगों ने जो उनके साथ अच्छी बातें की हैं, उनकी मदद की है, वक्त पर वक्त उनके साथ खड़े हुए हैं, आज उनसे ये अपेक्षा करना कि वो हमारे साथ किसी सहानुभूति के साथ खड़े होंगे, ये खाम ख्याली है। हम अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर, अपने राजनयिक सूझबूझ से हम अपने 8 लोगों को बचा पाए, यही संभव है। उनसे दया या सहानुभूति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है। हैदर हयात साहब, जिस देश के लिए भारत ने इतना कुछ किया, दीपक वोरा जी ने भी गिनवाया और आपने अभी सुना सुशील पंडित जी को भी, क्या ये उस देश की एहसान फरामोशी है? आप ठीक है, आपका जो कानून है आप सजा दीजिए, लेकिन कम से कम पूरा मामला तो बताइए। ये तो बताइए क्या आरोप है और क्या उस सजा उस आरोप पर इतनी बड़ी सजा देने का कानून है आपके देश में, ये तो आप शेयर करेंगे ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शोभना जी। देखिए, तकरीबन गुज़िश्ता 32 मिनट की डिस्कशन के अंदर जो मैंने कंक्लूड किया है जी, ना तो आपको, ना मुझे और ना आपके पैनल में किसी को पता है कि इन 8 जो इंडियन नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स थे, इनके ऊपर एग्जैक्ट इल्जाम क्या है। वही तो मैं कह रही हूँ ना, यही तो बदनीयती है ना कतर की, कि आप आरोप तो बताइए, गलती तो बताइए। जितनी चीजें, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है इन 8 लोगों से मुतल्लिक, जिन सोर्सेज से वो इंफॉर्मेशन आपने ली, उन्हीं सोर्सेज से उतनी ही इंफॉर्मेशन मेरे पास है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कतर के कानून को मैं बहुत डीपली नहीं जानता कि वहां पर किस तरीके की लीगल मामला को किस तरह कैरी करते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि बाकी जो कंट्रीज हैं, अरब के बाकी ममालिक, उनकी निस्बत कतर में लीगली चीजें थोड़ी सी कंफर्टेबल होती हैं लोगों के लिए। मैं गुज़िश्ता साल अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन को इंटरव्यू करने के लिए कतर में मौजूद था, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वहां पर एक बड़ी तादाद इंडियंस की मौजूद है, और इतनी बड़ी तादाद जो है वो मेरा ख्याल है कि लोकल्स के बाद सबसे बड़ी तादाद वहां पर अगर किसी भी मुल्क के लोगों की तो वो इंडियंस की है। बिल्कुल। मैं ये समझता हूं कि कतर इतना बेवकूफ मुल्क नहीं होगा कि वो बगैर किसी जुर्म की इतनी बड़ी सजा सुना देगा। गो कि मेरे पास एग्जैक्ट हकाइक नहीं है कि वहां पर क्या हुआ है, इनमें से कितने लोग किस चीज के अंदर इन्वॉल्व थे, किसका कितना रोल था, क्या रोल था। लेकिन ये जो कैपिटल पनिशमेंट है, ये जारी सी बात है कि बहुत ही एक्सट्रीम पे जाकर किसी ने कोई काम किया हो तो उसको ही सुनाई जा सकती है। तो जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक एग्जैक्टली इसके ऊपर कमेंट नहीं किया जा सकता। मैं आपसे सहमत हूं। मुझे 30 सेकंड्स और दीजिए। जी। दूसरा ये कि आपके पैनल में और आप भी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर एक ऐसा एंगल एक्सप्लोर किया जाए जिसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को जो है वो, बिल्कुल ऐसी कोई कोशिश नहीं है, तस्वीर सामने आई है, इसीलिए ये बात निकलकर ये सवाल उठा है। ये बड़ा और आपका इतिहास ऐसा रहा है। अगर आपका इतिहास ऐसा ना रहा होता तो शायद ये सवाल कभी भारत की तरफ से उठता ही नहीं, हमारे मन में आता भी नहीं। शोभना, मैं 32-33 मिनट से खामोशी से मैं सुन रही हूँ आपको, मैं सुन रही हूँ, अभी सुनूंगी मैं आपको अगले 1 मिनट। सुनिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप अगर आप मुझे अलाउ करें प्लीज। देखिए, ये जो आपने कहा ना, हमारी हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं रहा, ये सिर्फ वो गलत इंफॉर्मेशन है जो आप लोग अपने मीडिया के थ्रू अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। आप लोगों ने माजी में भी कभी कोई चीज ऐसी सामने नहीं रखी जिससे आप ये साबित कर सकें कि पाकिस्तान। अब आप प्लीज, मैं इस डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहती। हैदर साहब, आपके लोगों को यहाँ पर जांच तक के लिए बुलाया गया, सारे सबूत सौंपे गए, आपने मुंबई में अटैक किया, आपको सारे सबूत दिए गए, आपके यहाँ का नागरिक यहाँ पर जिंदा आतंकवादी के तौर पर पकड़ा गया, और आप कह रहे हैं कि इतिहास में हमने आपको कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है कि मुझे अब आपको मैं समय नहीं दे सकती इस डिबेट में। अगर आपकी चीखना आपने बंद कर दिया, मैं चीख ही नहीं रही हूँ सर, मैं चीखने के लिए जानी ही नहीं जाती। आप लोगों का तो आलम ये है शोभना, आप लोगों का आलम ये है, आप लोग इस कदर डरे हुए हैं ISI से कि यहाँ पर तो मुझे किसी वक्त खौफ आता है। गजब है
हमें चीन के पीछे छुपने की जरूरत नहीं पड़ी है, बड़ी विनम्रता के साथ कह रही हूँ, चीन का सहारा आपको लेना पड़ रहा है। कमजोरी की और डर की तो बात ही मत कीजिए। प्रणय का मैं रुख करूंगी, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट है, हैदर साहब, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, आप बहुत लंबे समय से पूरे विदेश मामलों को कवर करते आए हैं, एक लंबा चौड़ा अनुभव आपके पास है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ है? क्या इस तरह का रिपरकेशन कतर जैसे देश की तरफ से इस मसले पर आना आपको जस्टिफाइड लग रहा है? और पाकिस्तान को का हाथ होने के इसको अगर हम देखें तो इसको आप कैसे हमारे दर्शकों को समझाएंगे, लेकिन छोटे में, क्योंकि मुझे अभी सिवाज साहब का रुख भी करना है। देखिए, ये जो तमाम चीजें हैं इसे कंजक्चर कहा जा सकता है। बिल्कुल ठोस सबूत के बारे में तो सभी लोग ये जानते हैं कि ठोस सबूत अब जब तक कतर ये चार्जशीट सामने नहीं रखेगा तब तक किसी के लिए भी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन इसकी प्लॉजिबिलिटी की संभावनाओं पे बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि ये कड़ियां जुड़ती हैं, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों की कड़ियां इसलिए भी जुड़ती हैं क्योंकि पाकिस्तान की वहां पर सक्रियता है, चाहे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वहां पर जाते रहे हैं, डिफेंस कोऑपरेशन होता रहा है, और उसके साथ साथ आप अगर देखें कि इस पूरे इलाके के अंदर जो एक पूरा पैटर्न देखने को मिला है, इसलिए ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं इसके पीछे कोई संयोग है या कोई प्रयोग है, क्योंकि इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। इसकी जो टाइमिंग हुई है, चाहे तस्वीरों की टाइमिंग देखिए, चाहे इस फैसले की टाइमिंग देखिए, ये टाइमिंग ही है जो शक को और गहरा रही है, और चूंकि कतर की चुप्पी है इसलिए ये सवाल और खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है प्रणय, और अब मैं इरशाद अहमद खान साहब का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले सिवाज साहब का रुख करना ज़रूरी है। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब मेरे साथ बहुत देर से, सर क्षमा चाहती हूँ आपके पास नहीं आ पा रही हूँ उतनी जल्दी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, आपने पाकिस्तानी मेहमानों को भी सुन लिया, इतिहास में अनगिनत सबूत पाकिस्तान की इस तरीके की साजिशों के भारत ने दिए हैं, और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दिए, वैश्विक मंचों पर भी रखे। उसके बाद इस तरीके के आरोपों से इनकार करना, इसको आपका अनुभव क्या कहता है? और जो सवाल मैंने प्रणय से भी पूछा कि इजराइल के साथ क्या भारत का खड़ा होना ही इन भारतीयों की मौत की सजा की वजह बना है? हाँ बिल्कुल शोभना, इसमें कोई शक नहीं। 2-3 बातें हैं। एक तो सच्चाई है, जो कुलभूषण जाधव का भी केस है जो पाकिस्तान बार बार बोलता है, वो जो था वो पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं था, वो ईरान में था। ISI उसको वहां से एक प्रकार किडनैप करके बलूचिस्तान लेके आई और उससे फिर जबरदस्ती उससे कन्फेशन करा। और दूसरी बात, जो ये केस है, ये सच्चाई है कि भारत के जो नेवल अफसर थे ये ट्रेनिंग कर रहे थे। हमने एक ट्रेनिंग कंसल्टेंसी खोली हुई है, ये हमने थाईलैंड में भी है, सिंगापुर में, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो ISI को लग रहा था कि उनको ये काम नहीं मिल रहा, ये भारत की नेवी को क्यों मिलता जा रहा है, क्योंकि भारत की नेवी के जो ऑफिसर हैं वो ज्यादा कैपेबल हैं। और ये जो अब बात हुई है कि अब इनको एकदम सजाए मौत क्यों दे दी, क्योंकि ये जब से इजराइल का हमने साथ दिखाया है कि हाँ, क्योंकि जो हमास ने हमला किया था वो एक प्रकार टेररिस्ट एक्ट था, उसके साथ हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो तब एकदम उन्होंने जजमेंट दे दी। मुझे लगता है ये सारा कलर है, इसके अंदर ISI का बहुत बड़ा हाथ है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की नेवी बहुत क्लोज है एक प्रकार से जो कतार के साथ, और इनके जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उनके आपस के बहुत ताल्लुकात हैं। अगर आप देखो कतार में वर्ल्ड कप में 3 लाख से ज्यादा डिफेंस के जो पाकिस्तान के लोग गए थे। तो ये सच्चाई है, ये जो केस है ये एक झूठा केस है, इसके ऊपर हमें लड़ना चाहिए। ये एक बहादुर नेवल ऑफिसर भारत के हैं, इनको वापस लाना चाहिए। डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, लीगली वी मस्ट फाइट एंड गेट देम बैक, क्योंकि ये सच्चाई है, इसके अंदर ISI इन्वॉल्वमेंट है और ये एक फैब्रिकेटेड केस है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सिवाज जुड़े हुए हैं और आपने उनके आरोपों को सुन लिया है, क्या जवाब आपका? बहुत शुक्रिया जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था, मैंने कहा शायद आज आप हमें भूल गए। नहीं, मैं ये देख रहा था। क्षमा चाहती हूँ, पैनलिस्ट बहुत सारे हैं तो मैं चाहती हूँ कि सब अपनी बात तसल्लीबख्श तरीके से रख सके। ये सुना आप लोगों से कि जी कतर में इतने लोकल लोग नहीं जितने हिंदुस्तान के लोग हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये आप लोगों की आदत है। दूसरी बात यह है कि जनरल शहबाज साहब फरमा रहे हैं कौन सी थाली थी सर जिसमें हमने खाया और छेद किया? के लोग देखिए आप कौन सी थाली थी? पहले नहीं, जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो बता दीजिए ना सर, बताइए ना। कतर ने सजा दी, आप आइए मुद्दे पर, कौन सी थाली थी जिसमें हमने छेद किया? कतर की थाली में खा रहे हैं। कतर को तो हमने मदद दी, अभी तो दीपक वोरा साहब ने आपको बताया 100 करोड़ से ज्यादा की मदद दी, ईरान का रास्ता लेके सामान पहुंचाया। मुझे 1 मिनट सुने जी, 1 मिनट, मैं मुद्दे पे सुन ले, आप चुप तो खामोश तो हो। थाली में छेद किया आपने, कतर ने आपको, कतर ने आपके
आपके लाखों लोगों को नौकरी दी हुई है, वहां से रोजगार कमा रहे हैं। साहब सस्ती लेबर मिल रही है आपको, आपकी नेवी के कतर को सस्ती लेबर मिल रही है, इसलिए कोई एहसान नहीं कर रहा है। कोई भी देश हमारे लोगों को रोजगार देके हम काबिलियत रखते हैं। आपको एहसान देखें, काबिलियत नहीं रखते आप गरीब लोग हैं, आपको पूरी दुनिया में नौकरियां दी जाती क्योंकि आपको पता है गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ कौन है सर? सुन लो ना सर, गूगल के सीईओ कौन है? शोभना, अगर मुझे सवाल किया, मुझे एक लम्हे के लिए सुन लें, सबको 10-10 मिनट दिए, मुझे 1 मिनट दें। चलिए, मैं ये कहता हूँ कि आपके लोगों को नौकरी इसलिए दी जाती है, हर वो गंदा काम ये लोग कर सकते हैं हिंदुस्तान से जाकर पैसे कमाने के लिए, इसलिए इनको नौकरियां दी जाती हैं, इनको वीजे दिए जाते हैं ताकि ये वॉशरूम भी साफ करेंगे जनाब, गटर भी साफ करेंगे, ये लोग जाके काम करते हैं। मैंने देखा दुनिया में पूरी में मैं जाता हूँ, मैंने देखा इंडियन लोगों को काम करते हुए। कोई बात नहीं, मेहनत है, बिल्कुल गलत है साहब। गूगल के सीईओ अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ भारतीयों का है, भारत ने स्किल्ड लेबर दी है, समझ रहे हैं आप? लेकिन इरशाद अहमद साहब, आपने दुनिया को भिखारी दिए हैं, ये आंकड़ा मौजूद है। मैं अपनी टीम को कह रही हूँ कि वो आंकड़ा चला दे कि आपने कितने भिखारी दुनिया को दिए, लेकिन मैं इस स्तर की डिबेट करना नहीं चाहती आपके साथ। और दूसरी बात, शहबाज सर बता रहे थे कि जी मेरी गधे तक तो आपको एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं सर। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, हर चीज का इल्जाम ISI पे लगाते हैं। आपकी आबादी बढ़ रही है, उस पर भी इल्जाम आप मुझे लगता है कुछ दिन बाद ISI पे लगाएंगे या मेरे ताकतवर आदमी पे लगा देंगे कि आपकी आबादी बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि ऐसे इल्जाम से बाज आ जाए, अपनी दहशतगर्दी से बाज आ जाए। आपके लोगों को पकड़ा जा रहा है जगह जगह, पूरी दुनिया से आपके दहशतगर्दों को पकड़ा जा रहा है। अभी कनाडा में किसने मारा है? सुशील पंडित, जरा इरशाद अहमद साहब को बताइए। सुशील पंडित क्या बात करेंगे? सुशील पंडित अगर सच बोल दें आज तो मैंने मान जाऊं वाकई शोभना जी, झूठ बोलेंगे। आप बीमार, मोदी जी के लिए नौकरी पक्की, आप बीमार जहनियत के लोगों को, अपना दिमागी तवाजुन खोए हुए लोगों को आप जब बहस में बुलाते हैं, 1 मिनट दीजिएगा इरशाद साहब, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैंने अभी तक आपको मौका नहीं दिया था। ये तो पूरी डिबेट आपने डिरेल कर दी। मुझे डिरेल नहीं किया, मैंने सच बोला। आपकी मिर्चियां लग नहीं, आपने आप बीमार जहनियत के लोगों को बुलाती हैं तो आप क्या अपेक्षा करें? जब मैं सच बोलता हूँ शोभना जी, पहले इनकी आवाज कम कीजिए क्योंकि मुझे इनके साथ चीखने चिल्लाने की आदत नहीं है। सुन लीजिए, मैं नहीं चाहता कि मैं चिल्ला के बोलूं। जब पंडित जी आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। जब शोभना जी, ये बीमार जहनियत के लोग हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई से रह गए हैं, मजबूर हैं और जिंदगी में इन्होंने कुछ देखा नहीं है। इन्हें काम में भी, मेहनत में भी शर्म और हया महसूस होती है। जो लोग मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी की रोटी कमाते हैं, उसमें ये ऊंच नीच देखते हैं। इसीलिए आज इनकी हालत ये है, इनको भीख मांगने में शर्म नहीं आती, लेकिन दूसरे काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, खून पसीने से कमा रहे हो, उसमें शर्म आती है। इनको कहिए कि डिग्निटी ऑफ लेबर आपके मदरसों में शायद ये नहीं पढ़ाया जाता होगा, वहां खुदकुश बम्बर बनाए जाते होंगे, वहां खुदकुश हमलावर बनाए जाते होंगे। नहीं, ये जहनियत है, ये तरबियत है, ये इनकी शिक्षा है। ये इसी तरह पलाए गए हैं, इसी तरह पाले बड़े किए गए हैं। इनको मेहनत के काम में शर्म आती है, इनको मेहनत और ईमानदारी के काम में, रोजी रोटी कमाने के काम में शर्म आती है, भीख मांगने में शर्म नहीं आती है। इनको आतंक और जिहाद करने में शर्म नहीं आती है, मेहनत करने में शर्म आती है, जाकर के ईमानदारी की रोटी कमाने में शर्म आती है। इसीलिए इरशाद अहमद साहब, वैसे तो आप लगातार बोल रहे हैं, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे होंगे, लेकिन आप मुझे बस इतना बता दीजिए अपने दिल पर हाथ रख के कि भीख मांगना ज्यादा शर्मिंदगी भरा काम है या फिर बाथरूम साफ कर कर या कोई भी ऐसा लेबर का काम कर कर मेहनत से इज्जत की रोटी खाना आपकी नजर में ज्यादा शर्मिंदगी भरा काम है? कश्मीर में ब्लैक डे क्यों? नहीं, आप जो सवाल पूछा है बस उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, मैंने आपसे कहा कि भीख मांगकर खाना आपके लिए ज्यादा इज्जत की बात है या बाथरूम साफ कर कर इज्जत से कमाना आपके लिए ज्यादा शर्मिंदगी की बात है? मैंने ये कहा कि बड़ी मेहनत अच्छी बात है, इज्जत एहतराम की बात है, लेकिन दहशतगर्दी अच्छी बात नहीं है। मैंने ये कहा कि ब्लैक डे कश्मीर में क्यों है? आप लोगों की दहशतगर्दी की वजह से कश्मीर, मकबूजा कश्मीर पूरा आज बंद है। पूरी साहब, आतंकवादी को अमेरिका ने आपके देश में घुस के मारा, हमारे देश में कोई आतंकवादी दुनिया का नहीं पकड़ा गया। 70 साल दीपक वोरा साहब आना चाहते हैं, लेकिन उनकी जुबान बंद। उससे पहले मैं एक बार राजा काशिफ के पास बहुत देर से नहीं गई हूँ। अच्छा, दीपक वोरा साहब आइए, जवाब दीजिए।
मुझे मालूम नहीं किस चीज़ का जवाब दूं। कभी ये कहते हैं कि हमारे लोग हर तरह का काम करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि काम करना ठीक है, तीसरी तरफ कहते हैं काम करना सही नहीं है, फिर आतंक पे पहुंच जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता मैम, कहीं ये जो कैप्टागॉन ड्रग्स हमास वालों ने खाए थे, कहीं इनका कोई संबंध तो नहीं है उसके साथ? ही इज नेवर क्लियर। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं इतना बता देता हूं मैम, जो करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, ये 8 भारतवासी भारत वापस आएंगे। अल्टीमेटली इसका डिसीजन हो जाएगा, लीगल प्रोसेस के बाद पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा। दे विल बी रिलीज, और इनसे कहिएगा उस समय इन्होंने जो करना है, हाय हाय छाती पीटनी है, वो कर सकते हैं। प्रणय का मैं रुख करना चाहूंगी, और प्रणय क्योंकि बतौर मेरे साथ मेरे सहयोगी तो जुड़ ही रहे हैं और अच्छी खासी पकड़ रखते हैं इस पूरे मुद्दे पर। प्रणय, अब मैं आपसे, क्योंकि मेरे पास बस अब कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, मैं चाहती हूँ आप इसे कंक्लूड करें। अब भारत के सामने विकल्प की बात मैंने दीपक वोरा जी से भी की, शिवाज साहब ने भी बताया, और अब इरशाद अहमद साहब भी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, तमाम आरोप लगाए। तो एक तो इरशाद साहब का जवाब दे दीजिए, और दूसरा मुझे बताइए कि अब आगे क्या। देखिए, इरशाद साहब ने एक बड़ा मुद्दा उठाया तंज करते हुए आपसे, जो उन्होंने कहा कि भारत की आबादी बढ़ने में भी हो सकता है आईएसआई की भूमिका पर हम आरोप लगाते हैं। हम आरोप ऐसे ही नहीं लगाते हैं, और आईएसआई की भूमिका है, क्योंकि आईएसआई ने भारत के अंदर जितने शरणार्थी भेजे हैं, इस तरीके के हालात भेजे, और घुसपैठियों का तो वो बाकायदा एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो ये एक वजह है भारत की आबादी बढ़ाने के अंदर उनकी। और जहां तक आबादी का सवाल है, वो हमारा अपना मसला है, और हम उसको बहुत अच्छी तरीके से उसे हम पॉपुलेशन डिविडेंड के अंदर तब्दील करते हैं। जहां तक विकल्पों का सवाल है, जैसे एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं, मुझे उनका जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं विश्वास दिलाता है कि भारत इस मामले को सुलझा लेगा। लेकिन जहां तक शक इसलिए पैदा हो रहा है, कतर का कुछ न बताना, दूसरी बात पाकिस्तान की मीडिया का, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का उस चीज को लेकर तंज करना, साथ ही जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके की सक्रियता सामने आई है, और ये कड़ियां ऐसी ही नहीं है कि अचानक उभर जाती हैं। कतर के अंदर, दोहा के अंदर तालिबान की डील होना, पाकिस्तान की सक्रियता होना, उसके बाद इन तस्वीरों का आना, अचानक कतर के द्वारा दिए गए, कतर के रिकमेंडेशन के ऊपर जिस शख्स को, भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी को जो प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था, उसकी रिकमेंडेशन कतर सरकार ने की थी, अचानक उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे कुछ भी बताया नहीं जाता है। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें, ये तस्वीरें कुछ सवाल खड़े करती हैं। हम केवल सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल जो है वो इन तस्वीरों के साथ ही खड़े हैं, और साथ साथ कतर भी इन सवालों के निशाने पे है, क्योंकि कतर ने कुछ बताया नहीं है अभी तक। और दुनिया का तकाजा है, ऐसे बड़े बड़े कई केसेस हुए हैं, एस्पिनाज केसेस कोई नए नहीं है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर चुभना, लेकिन हर देश कम से कम कुछ सामने रखता है। कम से कम कुलभूषण जाधव के केस में पाकिस्तान ने खुलकर कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, बताया था, कुछ बात कही थी, हालांकि उनकी बातें झूठी निकली, गलत निकली, आईसीजे में वो केस हार गए। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। प्रणय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इरशाद अहमद साहब, कम चिल्लाया करिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पहले ही इतनी मुश्किलें हैं आपके देश में, और आप इस तरीके से अपना आपा खोएंगे तो मुश्किलें आपके लिए भी बढ़ सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस समय की एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जम्मू कश्मीर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। कश्मीर अब कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कश्मीर अब कोई मसला नहीं है। भारत में शामिल होना चाहते हैं पीओके के लोग, ये सब मोदी सरकार में देखने को मिल रहा है। जो 2014 के बाद प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हुई, तो उसके परिणाम भी सामने देखने को मिले। आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई। कश्मीर में शांति और पर्यटन के एक नए दौर में कश्मीर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। अब कश्मीर इशू नहीं, कश्मीर में अब इस बात की चर्चा होती है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग इस बात को कहते हैं, साहब हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए। ये एक नई सोच है। ये बात वहां से हो रही है कि साहब हमें पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए, क्योंकि इस जलालत को झेलने से अच्छा है कि हम भारत का हिस्सा बने और विकास में भागीदार बने। ये करके एक लंबी रेखा कश्मीर के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में आज की नई सरकार ने और नई भाजपा के माध्यम से ये सब चीजें आज सामने देखने को मिल रही हैं।